हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। कितने भाग हैं हमारे संविधान में? तो 22 भाग थे। ठीक है, पहले 22 भाग थे, अभी कितने हैं? तो इसमें वर्तमान में है 25 भाग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अब संशोधन के माध्यम से 4 भाग को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि 22 से कितने हुए थे? 25, तो 4 बाद में जोड़े गए। अब हम देखते हैं मुख्य भाग कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या दिए हैं। भाग 1 में क्या आएगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आएगा। ठीक है, आर्टिकल पूछा जाएगा तो 1 से 4 तक के आर्टिकल आते हैं इसमें। सबसे पहले हमने देखा भाग 1। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में दिया है संघ, उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल पूछा जाएगा। 1 से 4 तक के आर्टिकल आते हैं। भाग 2, ठीक है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। आर्टिकल पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं, तो इसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल आते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में दिया है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में। आर्टिकल पूछा जाएगा, ये 11 पे खत्म हुआ था तो ये 12 से शुरू होगा। 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल आते हैं भाग 3 में। अगला हम देखेंगे भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आर्टिकल आते हैं इसमें 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल आते हैं भाग 4 में। ठीक है, अब भाग 4 का ए आता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? भाग 4 के 1 में आता है मौलिक कर्तव्य। ये किससे संबंधित है? 51 ए में दिया है। ठीक है, 51 के ए में है। 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल पूछा जाएगा, 51 के ए में आता है। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किसमें में की गई है? तो इसी में 51 ए के तहत ये आता है। अब हम देखते हैं भाग 5 में है संघ सरकार। ठीक है, जितने भी संघ से संबंधित, केंद्र से संबंधित मामले हैं ये इसमें आएगा। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 52 से 151 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। ठीक है, 52 से यहाँ पर 1 और लगा देंगे। ठीक है, तो 1 और 1 मिला के आप कर दीजिए 2। ठीक है, 1 और 1 2, तो इससे याद रख लेंगे आप। 151 तक के आर्टिकल आएंगे किसमें? संघ में, संघ सरकार में। भाग पूछा जाए 5 है, राज्य के लिए आता है। अब ये 151 पे खत्म हुआ था तो 152 से कहाँ तक के? 237 तक के आर्टिकल आते हैं इसमें राज्य सरकार के विषय में दिया है वर्णन। भाग 6 में, भाग 7 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, 238 वाला आर्टिकल जो है ये हटा दिया ये। और भाग 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर है, तो ये किस में आते हैं? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसके लिए आर्टिकल है 239 से 242 तक। ठीक, भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। आर्टिकल पूछा जाएगा 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है, 243 ओ तक के आर्टिकल आते हैं इसमें किसमें? पंचायतें में। आर्टिकल भाग पूछा जाएगा 9 है। भाग 9 का ए। ठीक है, भाग 9 का ए, इसमें क्या है? तो नगर पालिकाएँ हैं। आर्टिकल पूछा जाएगा, ये ओ पर खत्म हुआ था है ना, 243 ओ तक, तो ये 243 बी से कहाँ तक आएंगे? हिंदी में देखेंगे 243 कहाँ तक? यह 6 तक दिया है। ठीक, और अगला देखेंगे बी देखेंगे। भाग 9 बी में क्या दिया है? तो सहकारी समिति दी है। ठीक है, आर्टिकल देखेंगे 243 या ज से 243 या न तक के आर्टिकल आते हैं इसमें। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में दिया है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। आर्टिकल पूछा जाएगा 244 से 244 ए तक के आर्टिकल इसमें आएंगे। भाग 11 में क्या दिया है? संघ और राज्य के बीच संबंध आता है। आर्टिकल 245 से 263 तक के आर्टिकल हैं। और भाग 12 में है वित्त संपत्ति और संविदाएं हैं, वाद विवाद, ये आएंगे 264 से 300 के ए तक के आर्टिकल। और फिर आता है भाग 13 में क्या दिया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, ये आएंगे आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 में है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक के आर्टिकल आएंगे। भाग 14 के ए में अधिकरण है। आर्टिकल 323 के ए से 323 के बी तक के आर्टिकल आएंगे। निर्वाचन आयोग 24। ठीक है, 324 से लेके 329 के ए में आएगा। और भाग 16 में दिया है कुछ वनों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग ये आते हैं। भाग 16 में विशेष उपबंध है। भाग 17 में है राजभाषा। ठीक है, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। और भाग 19 में है विविध, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि से संरक्षण संबंधित है।
भाग 20 में दिया है संविधान संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है और भाग 22 में है संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण। आर्टिकल 393 से 395 तक के आर्टिकल देखेंगे। प्रस्तावना, ये सारे आर्टिकल को भी हम देखेंगे। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है या कुंडली है। किसने कहा था? के ए मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? एन ए किसने कहा था? पालखी वाला ने कहा था। ठीक है, एन ए पालखी वाला ने कहा था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। अब देखते हैं प्रस्तावना की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता फिर देखेंगे प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अगला देखेंगे फिर क्या था? इस दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के कौन सी तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। उद्देशिका से पता चलता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत क्या है? तो भारत की जनता में ही निहित है। उद्देशिका में सभी अधिकारों स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया? तो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक है, अगला देखेंगे संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार ही क्या किया है? संविधान में संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के तहत संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय में। फिर देखेंगे संप्रभुता संपन्न का अर्थ क्या होता है कि भारत एक कैसा है? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं है, ये होता है संप्रभु। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या हो जाएगा? भारत एक कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात उन्हें शासकों को सरकार चलाने का अधिकार होगा। जो भारत के लोगों द्वारा क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, वही क्या कर पाएंगे? सरकार चलाने का अधिकार होगा उन्हीं के पास। भारतीय संविधान कैसा है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है। इसमें सांसदों और विधायकों का क्या होता है? निर्वाचन सीधे तौर पर कौन करती है इसको? भारत की जनता इसको क्या करती है? भारत की जनता इसको निर्वाचित करती है। ठीक है, भारत की जनता क्या करती है? निर्वाचित करती है। ये सीधे अपने नेता को चुनती है। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के। एक तो होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा? लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? तो स्वयं करते हैं। जैसे कहाँ पर चलता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं गणतंत्र क्या है। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का शासन आम जनता द्वारा या फिर उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया जाता है, ना कि किसी वंशानुगत शासक के द्वारा। राजा का बेटा राजा होगा ऐसा नहीं होगा, वंशानुगत नहीं, बल्कि कौन करेगी शासन? जिसको जनता चुनती है एक निश्चित अवधि के लिए। फिर देखेंगे पंथ निरपेक्ष। भारत कैसा है? एक पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य कोई भी धर्म को नहीं मानता, राज्य के लिए सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा। ठीक है, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों से कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। समाजवादी मतलब क्या होगा? समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक समानता को ये क्या करती है? बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता रखती है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का क्या है? उन्मूलन किया जाता है। भारतीय संविधान समाजवादी, मार्क्सवाद और गांधीवादी दोनों का मिला जुला स्वरूप है। न्याय देखेंगे। प्रस्तावना में न्याय कितने रूप में? 3 रूप में शामिल है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और कौन सा एक? राजनीतिक न्याय है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए इनको की जाती है।
सामाजिक न्याय का मतलब क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये होगा आर्थिक न्याय। प्रति व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी इसमें शामिल होगा। राजनीतिक न्याय किसे कहेंगे? राजनीतिक न्याय का अर्थ होगा प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश करने की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का हो। अगला देखेंगे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, इन 3 न्यायों को 1917 के किस क्रांति से? रूसी क्रांति से इसको लिया गया। समता मतलब देखेंगे, समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना? समान अवसर उपलब्ध कराना। उद्देशिका संविधान के भाग होने पर विवाद हुआ था, कौन सी? बेरुवारी केस 1960 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगा, ठीक है। और केशवानंद भारती केस हुआ था, इसमें ये कब हुआ था? तो ये 1973 का है, ठीक है। तो इस केस के दौरान क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने पूर्व जो निर्णय थे उनको निरस्त करके स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना क्या होगा? संविधान का भाग होगा। तो ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग होगा, ये किसमें था? तो केशवानंद भारती केस, कौन सा? 1973। और जो बेरुवारी केस है 1960 का, इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं SR बम्बई वाद, ये कब का है? तो 1994 का है। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के जो निर्णय हैं उनको खारिज करते हुए कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न होगा। अब दूसरा आता है हमारा नागरिकता, ठीक है। हम भाग 1 को ख़त्म कर लिए, दूसरे भाग की ओर चले हैं जिसमें क्या आता है? नागरिकता। नागरिकता को अब हम विस्तार से देखेंगे कल। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।